तेजा, हे हिंदू शक्ति संभूत दीप्तितम तेजा, हे हिंदू तपस्या पूत ईश्वरी ओजा, हे हिंदू श्री सौभाग्य भूतीचा साजा, हे हिंदू नृसिंह प्रभो शिवाजी राजा, हिंदू नृसिंह प्रभो शिवाजी राजा, प्रभो शिवाजी राजा। जय श्री राम। योगेश अनंत काले। सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, निजामुल मुल्क का बाप गाजीउद्दीन गुजरात का सूबेदार बना 1708 में औरंगिया के कटने के बाद 1 साल बाद। ये गाजीउद्दीन तकरीबन 1711 तक गुजरात का सूबेदार बना रहा। 1711 में ये मर गया। अब उसकी जगह दिल्ली गद्दी ने अमानत खान को भेजा 1711 में। इसी वर्ष अंकलेश्वर में मुगलों ने मराठों को हराया है। और मज़ेदार बात ये देखो कि लड़ाई हुई मात्र 2 दिन में कोई हमारे अज्ञात वीर खड़े हो गए और अज्ञात वीर ने आमिर खान को उसके शिविर में काट डाला। आमिर खान मर गया। तो आमिर खान बनने के बाद में फिर दौलत खान पन्नी को 1713 में सूबेदार नियुक्त किया गया। अब उसकी तो कथा मैंने आपको सुनाई है कि ये पन्नी और निजामुल मुल्क, इन दोनों में लड़ाई होती है। दौलत खान वहाँ पे मारा जाता है। दौलत खान जाने के बाद में बहादुर शाह ने अपने ससुर अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी सौंपी। बाद में ये भी आपने देखा है, सुना है कि अजीत सिंह ने बाद में फिर अजमेर कैसे लिया और मुगलों को कैसे भगाया। अपने धर्मांतरित पत्नी बेटी को फिर से घर वापसी उसने कैसे की, ये सब आपने सुना है। बालाजी विश्वनाथ के समर्थन नेतृत्व से 1719 में पिलाजी गायकवाड़ ने सूरत लूटा। सूरत से मुगलों को उखाड़ के उसने फेंक दिया और खुद सोनगढ़ में एक नया थाना बना के रहने लगा। 1723 से ये पिलाजी गायकवाड़ और हमारे हिंदवी स्वराज्य के सेनापति कृष्णाजी दाभाडे गुजरात से जीएसटी वसूलने का, टैक्स वसूलने का काम शुरू किया। बादशाह ने वहाँ मुगल सूबेदार के तौर पे सरबुलंद खान को काबुल से बुलाया। इस सरबुलंद खान को 53वां गुजरात का सूबेदार बादशाह सलामत ने बनाया। ये सरबुलंद जो है मित्रों, ये फर्रुख सियार का मामा था। अब कौन सा मामा था मत पूछो, मामा था, ये लिखा है। और इस सरबुलंद ने पहले भी सूबेदारी की है, 1713 में अयोध्या और 1716 में बिहार में। ये दोनों जगह सूबेदार बन के अपने भांजे का सारा खजाना अय्याशी में लुटाता था। अब मित्रों, मोमिन था, निष्ठा और ईमानदारी तो मैं प्रेम स्नेह वो दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। जर जोरू जमीन। अब ये मज़ेदार देखिए मित्रों, बार बार फर्रुख सियार ने कम से कम 5 उसको पत्र लिखे हैं। 5 बार पत्र लिखे, गुहार लगाने के बाद भी इसने सैयद से 2-2 हाथ नहीं किए हैं। शायद सरबुलंद खान आने वाली परिस्थिति को उसने भांप लिया था, इसलिए सैयद से ये झगड़ा नहीं करना चाहता था। हुआ भी वैसे ही। 1719 में मामा की ये अय्याशी भांजा तो देख ही रहा था, तो उससे परेशान हो गया और फर्रुख सियार ने उसको काबुल रवाना किया। अब काबुल रवाना इसने किया, उसके 3 महीने के अंदर ही फर्रुख सियार को काटा गया। वो मैंने आपको बताया पूरी स्टोरी। अब फर्रुख सियार कटने के बाद में सैयद ने 2 चिरकुटों को गद्दी पे बिठाया। काम नहीं आए तो तीसरी बार फिर मोहम्मद शाह को बिठाया। उसने 1723 में फिर से सरबुलंद को गुजरात का सूबेदार बनाया। ये सरबुलंद 1730 तक
गुजरात में ही रहा है। तो 1723 में निजाम को गुजरात की सूबेदारी से निकाल के वहाँ पे दक्कन भेज दिया गया। अब ये भी आपने सुना है। लेकिन इस निजाम ने बड़ी धूर्तता से मित्रों अपने भांजे हामिद को वहीं गुजरात में बिठाया था। हामिद खान ने अपने मामा के कहने पर, शाहू के एक सरदार थे कंठाजी कदम, जो गुजरात में टैक्स वसूलने का काम करते थे, अधिकारी थे शाहू के लिए। इस कंठाजी कदम बांडे को हामिद खान ने साथ में लिया और मुगल का जो सूबेदार था, अब तो सरबुलंद को अपॉइंट किया था लेकिन वो काबुल से आने वाला था, तो उसका एक असिस्टेंट था शुजायत खान। तो इस शुजायत खान को कंठाजी बांडे और निजाम के भांजे हामिद खान ने अहमदाबाद में काट दिया। ये शुजायत खान का एक भाई था जो सूरत का मुगल फौजदार था, मराठी अच्छी बोल लेता था। तो इसने मराठी अच्छी बोल लेता था तो पिलाजी गायकवाड़ से संपर्क किया और मदद की गुहार लगाई, जो पिलाजी ने उसको दे दी। तो इसका मतलब है अब शुजायत खान का जो भाई था रुस्तुम अली खान, इसके साथ पिलाजी गायकवाड़ था। अब इन दोनों ने हामिद खान पर चढ़ाई की, जो निजाम उल मुल्क का भांजा था। हामिद खान पे चढ़ाई की। गुजरात में आरास गांव के पास इसने दोनों सेना एक दूसरे के सामने आई तो पिलाजी गायकवाड़ ने देखा कि भाई सामने भी कंठाजी कदम की अपनी ही फौज है खड़ी। पिलाजी दंग रह गया। परिस्थिति को भाप के पिलाजी ने फिर ऐन युद्ध भूमि में अपना पाला बदल डाला और वो हामिद खान से जाके मिला। अब जाहिर है निर्णय तो हो चुका था युद्ध भूमि में। रुस्तुम अली खान वहीं युद्ध में काटा गया और उसकी जो सेना थी वो वहां से भाग गई। इस लड़ाई के बाद कंठाजी कदम बांडे को गुजरात में राजस्व बढ़ाने हेतु पिलाजी गायकवाड़ का भी साथ मिला है। यहाँ सतारा में हमारे लिबरल, सेक्युलर, परोपकारी, प्रेम से ओतप्रोत शाहू इस राजस्व का बंटवारा देखो कैसे करते हैं। इसने कंठाजी कदम, पिलाजी गायकवाड़, कृष्णाजी दाभाडे सर सेनापति और रघुजी कदम, ये 4 सेनापति जो गुजरात में थे, इन सबको राजस्व का 10% देने का फरमान निकाला है। सबको 10% कि भाई आपस में एकजुट करके रहो, झगड़ा मत करो। टिपिकल लिबरल जो होते हैं आजकल के, बस शाहू ने वैसे ही किया। अब वहाँ दिल्ली में मोहम्मद शाह ने हमीद और मराठों को गुजरात से भगाने का निश्चय कर लिया। जैसे सरबुलंद काबुल से दिल्ली आया, हामिद खान ने उसको सख्त ताकीद दी कि भाई आपका गोल एक ही है, आपने हामिद खान और मराठाओं को गुजरात से भगाना है। सरबुलंद ने वही किया। मुगल ने हामिद का लगातार गुजरात में 2 बार पराभव किया। प्रथम सुजिन्ना में किया, बाद में कपड़गंज में किया। 2 बार पराभव होने से अधमरा हो चुका हामिद खान 1725 में डर के मारे गुजरात छोड़ के भाग गया। अब 1725 में वो भागने के बाद में मराठा एकमेव महासत्ता के तौर पे प्रस्थापित हो गए। उनके पास क्षेत्रफल तो कम था लेकिन उसकी वसूली 90% मित्रों सिर्फ गुजरात से चलती थी। तो गुजरात तो तब से पैसे वाला तो था ही। ये हमें अब आगे बताऊंगा। मोदी जी के वडनगर से 1725 में मित्रों अंताजी भास्कर ने 4 लाख रुपए वसूले थे। मैं बात कर रहा हूँ 1725 की। 1725 में जीएसटी कलेक्शन 4 लाख रुपए था। 1725 में ये वहाँ दूसरी जगह खंबायत और सूरत भी लूटा गया। पिलाजी गायकवाड़ ने दोनों शहर लूट के पैसा बनाया और सतारा भेज दिया। मित्रों शाहू का एक पत्र अवेलेबल है जो उसने सरबुलंद खान को लिखा है कि सैयद के साथ मुगल सल्तनत से जो हमारी संधि वार्ता हुई है और जो शर्तें वहाँ पे तय हुई हैं
उसका आप कृपया आदर करें। सारी चौथाई सातारा सरकार में ही जमा होगी। जैसा पत्र सरबोलन को लिखा वैसा ही एक पत्र कंठाजी और पिलाजी को भी लिखा है, वो भी अवेलेबल है कि भाई राजस्व जो भी कुछ राजस्व है ये सेनापति दाभाडे और चिमनाजी बल्लाळ के पास समान भागों में जमा करे। मई 1726 का ये पत्र उपलब्ध है। मतलब साफ है मित्रों कि ये सब शाहू की आज्ञा से ही चल रहा था। गुजरात की चौथाई एग्जैक्टली कितनी होती है, क्या होती है, शाहू महाराज को वहाँ सातारा में सब पता था। लेकिन वहाँ गुजरात में जैसा पैसा इन लोगों के हाथ में आया, सत्ता स्पर्धा तो बढ़नी स्वाभाविक है। कंठाजी और पिलाजी में खटपट शुरू हो गई। अब ये अहंकार के चलते ये दोनों दिसंबर 1726 में खंबायत में आमने सामने खड़े हैं। भयंकर भयंकर लड़ाई हुई है मित्रों। ये लड़ाई के डिटेल तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन लड़ाई में बहुत जोर से तलवार चली, जिसमें पिलाजी का पराभव हुआ और वो खेड़ा भाग गया। कंठाजी ने फिर खंबायत लूटा, 3000 रुपये वसूले। खंबायत में एक अंग्रेजी चौकी भी थी। उस चौकी वखार जिसे कहते हैं, उस वखार से पिलाजी ने, ये कंठाजी कदम ने 5000 रुपये वसूले हैं। ग्रैंड डफ ने वो उनकी जो रिकॉर्ड है ब्रिटिश की, वो निकाल के ये अपने पुस्तक में लिखा है। 1727 में पिलाजी गायकवाड़ ने वडोदरा पे कब्जा किया और आज तक गायकवाड़ वडोदरा में बैठे हैं, हम लोग सब देखते हैं। इसकी शुरुआत पिलाजी गायकवाड़ ने की है। अब ये जो काम है पिलाजी गायकवाड़ और कंठाजी बांडे का, इसके शाहू की अनुमति इसको जाहिर है नहीं थी, पैसे के चलते इन दोनों में। बाद में फिर कंठाजी चंपानेर चला गया और चंपानेर जाने के बाद में फिर इन दोनों में सेटलमेंट हो गई। और हमारे बाजीराव अपने अंतिम लक्ष्य पे टिके रहे, मुझे हिंदू पद पातशाही के। ये ऐसे छोटे मोटे झमेले में बाजीराव ने एक भी पत्र लिखा है, ना वक्तव्य कहीं दिया है, ना किसी सरदार का पक्ष लिया है कि मानो बाजीराव भाई मुझे नहीं पढ़ना इन दोनों में, क्योंकि उसका लक्ष्य ज़्यादा भव्य था। वो निजाम से दो हाथ कर रहा था, कट चल रहा था, कपट चल रहा था, कारस्थान राजनीति। जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में कहा था कि शतरंज के खेल में वो मशगूल था, उसके सामने था सिर्फ निजाम। तो ये पिलाजी गायकवाड़, कंठाजी कदम, ये दाभाडे वगैरह क्या कर रहे हैं, वो उसमें इंटरेस्ट बाजीराव को नहीं था। अब 1725 से 1728 तक, जैसे मैंने कहा था पालखेड़ की लड़ाई तक, इन दोनों का ये शतरंज का खेल चलता रहा। और यहाँ बीच में 3 साल में निजाम भी हैदराबाद भाग्यनगर में शिफ्ट हुआ, वो भी मैंने आपको पूरी डिटेल बताई है। अब खूब हैदराबाद भाग्यनगर में जाके तो खुद मुख्तार बन गया था, खुद को निजाम ने तो राजा घोषित किया था। तो ना राजा घोषित करने से वहाँ दिल्ली का बादशाह, उसको भी ये राजा होने का नामंजूर था निजाम का निर्णय, तो वो भी थोड़ा सा निजाम से नाखुश था। लेकिन वहाँ 3 साल में 25 से 28 तक निजाम को उखाड़ने का काम मराठा तो कर ही रहे थे। तो मोहम्मद शाह ने सोचा कि भाई इसमें हम क्यों झमेले में फंसे, क्योंकि सांप भी मरना चाहिए, लाठी भी नहीं टूटनी चाहिए, तो मैं थोड़ा सा बाजू बैठता हूँ। तो मराठा और निजाम का ही चलता रहा। मोहम्मद शाह उसमें कहीं ना किसी से बात की है, ना कोई सरदार को लड़ाई चढ़ाई करने के लिए मोहम्मद शाह ने भेजा। मोहम्मद शाह 3 साल चुप बैठा, इनका खेल चल रहा था। मित्रों 27-28 में पालखेड़ लड़ाई से थोड़ा सा पहले माड़वा
अब माळवा में ये तो हम जानते हैं कि बाजीराव स्वतंत्र रूप से राजस्व बढ़ा के चौथाई वसूल करने लगा था तब तक, लेकिन 27-28 में सेनापति दाभाडे, कृष्णाजी दाभाडे, वो माळवा में घुस गए और जबरन उन्होंने वसूली चालू की। इसमें 2 बार दोनों में खटखट, पेशवे और दाभाडे में खटखट भी हुई है। इससे पता नहीं स्काई हाई ईगो था दाभाडे का। दाभाडे नाराज हो गए और उन्होंने, जैसे मैंने कहा कि दाभाडे नाराज होने के बाद में निजाम का पक्ष वो लेके निजाम में चले गए। इसमें एक शाहू का पत्र भी मित्रों अवेलेबल है। अब शाहू जैसे माळवा में उसने जबरन वसूली का काम शुरू किया। शाहू पत्र में बोलते हैं कि आप जबरन वसूली करते हो माळवा में, वहाँ माळवा में आप क्यों जाते हो? स्वच्छ बहते पानी को आप जाके गंदा करने का काम ना करे। जमा की गई सारी राशि बाजीराव पंडित के पास यहाँ तात्काल जमा करने का इंतजाम करे। ये शाहू का पत्र है सेनापति दाभाडे को। अब इससे पत्र से आग बबूला हो गया। पहले बाजीराव से भी उसकी खटपट हो गई थी, तो आग बबूला होके हमारे हिंदवी स्वराज्य के सेनापति कोल्हापुर के संभाजी से जाके मिले। संभाजी के साथ में, संभाजी तो निजाम का पिट्ठू था, तो एक तरह से ये निजाम, सेनापति दाभाडे निजाम के पक्ष में आ गए। मित्रों 1718 में मराठी शाही का अस्त हुआ, लेकिन उसके ये जो बीज है ना, नींव उखाड़ने का काम, हम जानते हैं कि बाद में गोरों की पापी दुष्कर्मी नीयत से गोरों ने किया, लेकिन उनको भी ये करने में नींव मजबूत जो थी उसको उखाड़ने में 100 साल लगे हैं। मित्रों ये छत्रपति शिवराय का ही महिमा है, जो उन्होंने 30 साल की कड़ी मेहनत की है। बड़ी दूरदृष्टि से, अगम्य आस्था से ये हिंदवी स्वराज्य की नींव उन्होंने रखी थी 1674 में। तो हिसाब आप लगा लो, 1674 से 1818 तक हिंदवी स्वराज्य बचा रहा। 1818 में दूसरे बाजीराव में सारी अपनी सत्ता अंग्रेजों को सौंपी है और खुद वो ब्रह्मवर्त चला गया। ये हमने देखा है। आप हमारे पिछले एपिसोड अगर आपने सुने हो, भारतीय स्वातंत्र युद्ध, उसमें मैंने पूरी डिटेल इसकी बताई है। लेकिन आज तक मित्रों ये हिंदवी स्वराज्य की जो कल्पना है वो आज तक नेस्तनाबूद ये लोग नहीं कर सके। जयतु जयतु हिंदू राष्ट्र, वंदे मातरम।